हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो जल्दी शुरू करते हैं। और इसका नीट में बहुत अच्छा वेटेज है इस चैप्टर का। करीबन 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आता है इस चैप्टर से। तो पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है वहाँ पर कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो हम स्किप कर रहे हैं। फिर आता है साइंटिस्ट के बारे में। यहाँ पर जो भी अंडरलाइन किया हुआ है वही से क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला साइंटिस्ट जो है वो है हार्वर्ड बोयर। उन्होंने क्या किया था? ही परफॉर्म स्टडीज ऑन ए कपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑफ द ई कोलाई बैक्टीरियम with especially useful properties. Boyer observed that these enzymes have the capability of cutting DNA strands in a particular fashion, which left what has become known as sticky ends on strands. तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इकोलाई बैक्टीरियम के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलता है उनका प्रॉपर्टीज को इन्होंने डिस्कवर किया था कि वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो स्टिकी एंड मतलब डीएनए को काट कर स्टिकी एंड बनाता है, जो खुद बे खुद जुड़ जाकर फिर से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देता है। वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और सेकंड जो साइंटिस्ट है वो है स्टैनली कोहेन। कोहेन हैड बीन स्टडिंग स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। उन्होंने प्लाज्मिड के ऊपर अपना काम किया था। फ्लोट अबाउट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टेन बैक्टीरियल सेल्स एंड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। जो प्लाज्मिड है वो क्रोम वो जो बैक्टीरियल सेल के अंदर उसका जो क्रोमोसोमल डीएनए है उससे अलग है और वो खुद ब खुद ही रिप्लिकेट कर सकता है। Cohen had developed a method of removing these plasmid from the cell and then reinserting them in other cell. अब जो अब जो साइंटिस्ट कोहेन है वो उन्होंने क्या किया था? एक मेथड डेवलप किया था जिसके अंदर क्या होता है, वो प्लाज्मिड को काट कर उसमें फॉरेन डीएनए को ऐड करके हम दूसरी सेल में जिसमें चाहते हैं वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमको हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। वो फॉरेन डीएनए जब रेप्लिकेट होगा, जब प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन के वक्त, तब हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। कंबाइनिंग दिस प्रोसेस विद दैट ऑफ डीएनए स्प्लाइसिंग enabled Boyer and Cohen to recombine segments of DNA in desired configurations and insert DNA in bacterial cells, which could then act as manufacturing plants for specific protein. यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मतलब फैक्ट्री की बात कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन, मतलब प्रोटीन फैक्ट्री की तरफ एक्ट करेगा। वो जिस सेल में उसको हम डालेंगे वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा। अब हम आते हैं मेन चैप्टर में। तो यहाँ पर लिखा है बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस यूजफुल फॉर ह्यूमन। बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है? कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर कर या एंजाइम को यूज कर कर ह्यूमन के यूजफुल जो प्रोडक्ट है वो बनाता है। इन दिस सेंस मेकिंग कार्ड, बियर, ब्रेड और वाइन which are all micro-mediated processes could also be thought as a form of biotechnology. ये जो कार्ड, ब्रेड, वाइन ये बनाना है ये हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में देखेंगे। तो उसमें एंटीबायोटिक्स के बारे में भी बताया हुआ है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है। हाउएवर इट इज़ यूज्ड इन ए रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे to refer to such of those processes which use genetically modified organism to achieve the same on a large scale. अब ये जो पुराना एंशिएंट तरीका है कार्ड, ब्रेड, वाइन ये बनाने का, ये पुराना ज़माने का टेक्निक है। अब जो आया है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड को ऑर्गेनिज्म को यूज कर कर हम लार्ज स्केल में इस प्रोडक्ट को बनाएंगे। Further, many other processes or techniques are also included under biotechnology. For example, in vitro fertilization leading to a test tube baby, synthesizing a gene and using it, developing a DNA vaccine or correcting a defective gene are all part of biotechnology. अब जो हम टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं और कोई इंसुलिन हार्मोन का जो वैक्सीन आता इंजेक्शन आता है वहाँ वो जो बनाते हैं, और डीएनए वैक्सीन जैसे कि कोरोना का वैक्सीन है,
और डिफेक्टिव जीन वो हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में पढ़ेंगे कि वहाँ पर एक एडीए जीन का डिफिशियंसी का डिजीज दिया हुआ है जो 4 साल की एक लड़की को हुआ था 1990 में, उसको कैसे ठीक किया गया है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, वो हम देखेंगे। द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB हैज गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology। अब यूरोप ये फाउंडेशन ने क्या किया ना, इन्होंने पहले का जो ट्रेडिशनल व्यू था और जो मॉडर्न व्यू है दोनों को मिक्स कर कर बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन बनाया है। वो डेफिनेशन क्या है हम पढ़ते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो हम जो प्रोडक्ट्स के लिए जो मॉलिक्यूलर एनालॉग्स और जो हमको प्रोडक्ट मिलना है और कुछ भी, वो हम नेचुरल साइंस मतलब कि नेचुरली जो पहले से प्रेजेंट था और अभी जो नया है उसको उसके साथ छेड़खानी करके हम बायोटेक्नोलॉजी का न्यू डेफिनेशन तैयार किया है इन्होंने। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अमंग मेनी द 2 कोर टेक्निक ऑफ दैट इनेबल्ड बार्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आधारित है दोनों चीज़ पर। क्या क्या वो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जेनेटिक लेवल पे चेंज करेंगे हम DNA और RNA टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। हम DNA और RNA को स्ट्रक्चर को चेंज कर मतलब स्ट्रक्चर को चेंज कर मतलब हम फॉरेन DNA और RNA को दूसरे ऑर्गेनिज्म पर इंसर्ट करके हम उसका फिनोटाइप चेंज कर दे। वो पहले जो प्रोटीन नहीं बना पा रहा था, पहले जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं था, हमको वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी बना देंगे और हम जिस प्रोडक्ट चाहते हैं वो भी हम उसी से निकाल लेंगे। अब है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। वहाँ पर क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब यूकैरियोटिक सेल इन द लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स ETC। इसके अंदर क्या बोल रहा है, इसके अंदर बोल रहा है कि उसका जो हम एक कल्चर मीडियम लिया है, सपोज हमको लार्ज स्केल में एंटीबायोटिक बनाना है, तो हम उस बनाने के लिए जो कल्चर मीडियम है, वो जो बायोरिएक्टर है उसके अंदर जो स्टेराइल कंडीशन है वो मेंटेन करना, उसका अंदर जो केमिकल है वो मेंटेन करना, डिजायर्ड माइक्रोब को ग्रो करना और डिजायर्ड यूकैरियोटिक सेल को ग्रो करना, वो आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर। Let us now understand the conceptual development of the principles of genetic engineering. You probably appreciate the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction. The former provides opportunities for variations and formulation of the unique combination of genetic setup, some of which may be beneficial to the organism as well as the population. अब क्या बोल रहा है, जो सेक्सुअल फॉर्मर मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या देता है, वेरिएशन एंड यूनिक कॉम्बिनेशन तैयार करता है, क्योंकि वहाँ पर क्रॉसिंग वगैरह हो रहा है तो यूनिक कॉम्बिनेशन आ रहा है जो उसका अंदर कुछ जो बेनिफिशियल है हम उसको उसका अंदर कुछ बेनिफिशियल भी हो रहा है, कुछ को साम क्यों लिखा है, क्योंकि जब म्यूटेशन हो जाएगा तब हमको डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं मिलेगा। म्यूटेशन तो बहुत खतरनाक है क्योंकि वहाँ पर तो डिजीज हो जाता है म्यूटेशन, अगर क्रोमोसोम लेवल पे म्यूटेशन हो तो डिजीज हो जाएगा। अब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन व्हाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन। मतलब कि हमने कोई पेड़ को काट कर ज़मीन पे लगा दिया, पेड़ का वो जो पार्ट है हम एक को लेकर ज़मीन पे लगा दिया, तो वो पेड़ जैसा भी था, पेरेंट जैसा भी था वैसा ही ये पेड़ ग्रो कर जाएगा, कोई इसके अंदर चेंज नहीं आएगा। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेरिएशन मतलब कि पेरेंट से अलग अलग बनाएगा, जो बच्चा है उसको पेरेंट से अलग बनाएगा। Traditional hybridization procedures used in plants and animals breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable gene along with desirable genes। अब जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडेशन
प्रोसीड्योर है प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग में जो हम यूज करते हैं, वो क्या करता है कि डिजायरेबल जीन के साथ अनडिजायरेबल जीन का भी ग्रो करा देता है। तो द रिकॉम्बिनेंट ऑफ द टेक्निक ऑफ जेनेटिक engineering which include creation of recombinant DNA, use gene cloning and gene transfer overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organism। अब यही तो बायोटेक्नोलॉजी का फ़ायदा है ना, कि हम जो भी जीन को चाहते हैं, फॉरेन जीन को कि इसका प्रोडक्ट ही हमको मिलना चाहिए, तो हम उसको काट कर प्लाज्मिड के अंदर डालकर कोई बैक्टीरिया में डाल दिया तो हमको हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। तो इसके लिए हमको बायोटेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है। डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ ए पीस ऑफ DNA व्हिच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर बोल रहे हैं आप क्या जानते हो, जो पीस ऑफ DNA ट्रांसफ़र किया जाता है एलियन ऑर्गेनिज्म, मतलब अलग ऑर्गेनिज्म का, जो उसका पार्ट नहीं था, जो उसका शरीर का पार्ट नहीं था, जो DNA, उसको जब अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला जाता है उसका क्या परिणति होता है। मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ DNA वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उसके पास तो और ही साइट, मतलब ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो स्पेसिफिक साइट होना चाहिए रेप्लिकेशन के लिए, वो तो नहीं है, तो वो रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। But when it gets integrated into genome of the recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA। पर ये जब हम उसके प्लाज्मिड के अंदर इंटीग्रेट कर देंगे फॉरेन जीन को, तब ये अगले जनरेशन में भी जाता रहेगा ये जीन, और रेप्लिकेट करता भी रहेगा। This is because the alien piece of DNA has become part of a chromosome which has the ability of replicate। अब इसके अंदर origin of replication है, तो ये तो replicate करेगा ही। In a chromosome there is a specific DNA sequence called the origin of replication which is responsible for initiating replication। मैंने जो कहा था वही उसका आंसर इस लाइन पर दिया हुआ है। Thereof the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it needs to be a part of chromosome which has specific sequence known as origin of replication। Thus an alien DNA is linked with the origin of replication so that alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism। This can also be called as cloning or making multiple identical copies of any DNA template। अब जो ये जो बॉडी के अंदर जो रेप्लिकेट कर रहा है, सपोज एक बैक्टीरिया के अंदर हमने एक जीन डाला, वो रेप्लिकेट कर रहा है, अभी वो फिशन करके जो उसका क्या बोलते हैं, जो इसका उसका जो डॉटर सेल्स बनेगा उनके अंदर भी ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इसको हम क्लोनिंग कहते हैं। Let us now focus on the first instance of the construction of an artificial recombinant DNA molecule। The construction of the first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with native plasmid autonomously replicating circular extrachromosomal DNA of Salmonella typhimurium। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो फास्ट रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी डिस्कवर्ड हुआ था वो साल्मोनेला टाइफियूरियम के अंदर ही हुआ था। वहाँ पर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उसको ही काट करके उस बैक्टीरिया के अंदर डाला हुआ था। ये नेटिव प्लाज्मिड मतलब क्या बोलता है, मैं अभी समझाता हूँ। सपोज जो फास्ट रिकॉम्बिनेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ फास्ट रिकॉम्बिनेंट DNA है, वहाँ पर 1972 में स्टैनली कोहेन एंड हार्वर्ड बोयड ने ये परफॉर्म किया था साल्मोनेला टाइफियूरियम के अंदर। यहाँ पर ये एक साल्मोनेला टाइफियूरियम का सेल है, हम प्लाज्मिड के अंदर, यहाँ पर एक से ज़्यादा प्लाज्मिड रह सकता है एक बैक्टीरिया के अंदर, तो यहाँ पर हमने डिजायर्ड जीन को, ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो पहले से ही इसके शरीर में था साल्मोनेला टाइफियूरियम के अंदर। ए स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग हैविंग ओरिसाइट, क्योंकि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। अब इन्होंने क्या किया था कि इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को ही पहले काट किया रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस से। ये क्या होता है, ये हम इसके बाद ही बढ़ेंगे, क्योंकि ये पहले
डिस्कवर हो गया था, तो इन्होंने इसके मदद से इस जीन को काट किया था। तो नेटिव प्लाज्मिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड है इसको ही काट करके उन्होंने फिर से यही जीन को इसके अंदर ही लगा दिया था डीएनए लाइगेज से मदद से, फिर ट्रांसफ़र किया था, जिसको बोलते हैं जीन ट्रांसफ़र। और उसके बाद ये फिशन करके जीन क्लोनिंग अपने आप हो जाता था, क्योंकि इनहेरिट हो सकता है ना, क्योंकि उसका क्रोमोसोम के पार्ट है। अब उसका क्रोमोसोम का पार्ट है तो ये अगले जनरेशन में तो इनहेरिट हो सकता है। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। नेटिव प्लाज्मिड इसलिए कि उसका ही प्लाज्मिड से पहले काट के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, फिर उसका ही वो प्लाज्मिड में ही उन्होंने डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ दिया उसको। Stanley Cohen and Herbert Boyle accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance. अभी तुमको समझ आ गया होगा। The cutting of DNA at specific location became possible with the discovery of so-called molecular scissors restriction enzymes. अब इसको काट किया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के मदद से, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। द कार्ट ऑफ पीस डीएनए वाज देन लिंक्ड विथ द प्लाज्मिड डीएनए। दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज ए वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। जैसे हम कह सकते हैं कि मलेरिया उसका जो वेक्टर है मॉस्क्विटो, वैसे ही इन्होंने भी जीन कैरी किया हुआ था, तो इनको हम वेक्टर कह सकते हैं। यू प्रोबेबली नो द मॉस्क्विटो एक्ट्स एज एन इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफर द मैलेरियल पैरासाइट इनटू ह्यूमन बॉडी। इन द सेम वे अ प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज वेक्टर टू डिलीवर एन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मैंने वो जो कहा था वही लिखा है कि मॉस्क्विटो की तरफ ये भी एक वेक्टर की तरह यूज होता है प्लाज्मिड। वो सेल टू सेल ट्रांसफ़र होता है और वो बॉडी टू बॉडी ट्रांसफ़र होता है। मलेरियल जो पैरासाइट है वो मॉस्क्विटो क्या करता था, क्या करता है कि बॉडी से एक बॉडी ट्रांसफ़र करता है, यहाँ पर सेल टू सेल ट्रांसफ़र होता है, क्रोमोसोम है ये। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विथ द प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। अब जो हमने तो काट कर दिया इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के मदद से, बट इसको तो अब जोड़ना ही पड़ेगा ना। उसमें हम क्या एंजाइम यूज करते हैं कि डीएनए लाइगेज यूज करता है, व्हिच एक्ट्स ऑन कार्टेड डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड जॉइन देयर एंड्स। दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो एंड इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जो न्यू डीएनए विथ फॉरेन जीन फॉर्म हो गया, उसको हम तैयार करते हैं इन विट्रो, मतलब कि लैब में तैयार करते हैं। इसको ही कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब कि कोई प्लाज्मिड उसके जो पहले का जीन था एक पोर्शन में, उसको हटाकर हमने फॉरेन डिजायर्ड जीन वाला डिजायर्ड जीन जो है उसको लगा दिया, तो वो हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू एस्चेरिया कोलाई, a bacterium closely related to salmonella, it could be replicated using the new host's DNA polymerase enzyme and make multiple copies। अभी जो एस्चेरिया कोलाई के अंदर क्यों डाला गया था, क्योंकि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं था। एस्चेरिया को पहले से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं था, बट साल्मोनेला टाइफियम था, उसके अंदर वो जीन था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अभी क्या किया गया कि एस्चेरिया को ये देखने के लिए कि ये सच में ऐसे काम करता है कि नहीं, तो क्या किया गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को काट करके एस्चेरिया कोलाई का प्लाज्मिड के साथ उसको लाइगेट करके एस्चेरिया कोलाई के अंदर ही डाला गया, तो ये तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया। तब ये तो इसका तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से काम किया। द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई। अब जो इसके अंदर तो ये क्रोमोसोम का पार्ट है, तो मल्टीपल कॉपीज भी बनाएगा, तो इसको हम कहते हैं क्लोनिंग। किसका क्लोनिंग हो रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का। किसके अंदर हो रहा है, ई कोलाई के अंदर, क्योंकि हमने ई कोलाई में उसको ऐड किया था। यू कैन हेंस इंटरफर दैट देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को हमने अगर जेनेटिकली मॉडिफाई करना है, अगर जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो हम 3 स्टेप्स में ये कर सकते हैं। क्या क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। पहले हमको डिजायरेबल जीन्स जो है वो तो आइडेंटिफाई करना है, किसको जोड़ना है,
इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, अब उसको होस्ट के अंदर भी डालना पड़ेगा। और मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अभी जो होस्ट के अंदर जाकर सपोज ये जीन म्यूटेट कर गया और ये जीन खराब हो गया तो वो नहीं प्रोडक्ट बना सकता है, तो हमको उसके अंदर मेंटेन भी करना पड़ेगा और उसका प्रोजेनी सेल में जा रहा है या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। तो ये 3 स्टेप्स है। अब हम आते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। Now we know from the foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools, that is restriction enzyme, polymerase enzyme, ligase, vector and the host organism। हमको ये चीज़ चाहिए डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को परफॉर्म करने के लिए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इन डिटेल्स। अब हम जो जो हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में चाहिए उसके बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये इन द ईयर 1963 द 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज मतलब वायरस जो बैक्टीरिया में डिजीज कज करता है। इन एस्चिला कोलाई वेर आइसोलेटेड, one of these added methyl group to DNA while the other cut DNA, the latter was called restriction endonuclease। latter मतलब जो DNA को काट कर रहा है उसको बता रहा है कि वो है restriction endonuclease। तो अब सोचोगे कि मिथाइल ग्रुप का क्या काम है यहाँ पर। ये जो DNA को काट कर रहा था एंजाइम, वो जो बैक्टीरिया फाज से जो इन्फेक्शन करने वाला जो जीन आ रहा है बैक्टीरिया के अंदर, उसको काट कर रहा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्योंकि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और हम बाद में पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो आरएनए इंटरफेरेंस है वो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है यूकैरियोटिक सेल का। तो ये एंजाइम वो उस बैक्टीरियोफाज का डीएनए को काट कर रहा था। और मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा था, मिथाइल ग्रुप एस्चिलिया कोलाई का जो डीएनए है वहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था। क्योंकि उस वो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो तो दोनों डीएनए में ही काट सकता है ना। तो नेटिव जो डीएनए है, जो एस्चिलिया कोलाई का खुद का डीएनए है, उसको बचाने के लिए उसके अंदर ही मिथाइलेज नाम का जो एंजाइम है वो मिथाइलेज ग्रुप ऐड कर रहा था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से बचाने के लिए। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HIND2 whose functioning depend on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस है HIND2, उसका जो फंक्शन है वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पर ही काम करता है। और उसका जो वो आइसोलेट एंड कैरेक्टराइज्ड हुआ था 5 साल बाद। पहले इसको डिस्कवर किया गया था पर आइसोलेट किया गया अलग से और इसको कैरेक्टराइज किया गया 5 साल बाद। इट वाज 5 साल बाद मतलब 1963 के 5 साल बाद, मतलब 1968 में। इट वॉज फाउंड दैट HIND2 ऑलवेज काट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट ए पार्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। अब जो HIND2 है उसका स्पेसिफिक सीक्वेंस स्पेसिफिक जिसमें वो काट सकता है। जैसे कि मैं तुमको दिखा दूँ, ये 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, EcoR1, EcoR फास्ट, SMA1 एंड HIND2। ये जो सीक्वेंस है ना ये होच्छे सब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ये हम बाद में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ से भी पढ़ोगे 5 to 3 प्राइम, जिस स्ट्रैंड में भी पढ़ोगे वो सेम होगा। अगर तुम 3 से 5 पढ़ोगे तो यहाँ पर भी 3 प्राइम से 5 प्राइम पढ़ना पड़ेगा, तो वही तभी भी सेम रहेगा इसका सीक्वेंस। तो इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो सबका सीक्वेंस अलग अलग होता है, सब एक एक एंडोन्यूक्लियस का सीक्वेंस अलग अलग होता है। अभी मतलब द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस फॉर HIND2। ये जो 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है ये HIND2 का रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है। बिसाइड्स HIND2 टुडे वी नो मोर देन 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains of bacteria। 230 से भी ज़्यादा स्ट्रेन का बैक्टीरिया से हम मोर देन 900 restriction
कलेक्ट किए हैं। ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, हर एक का अलग अलग रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है। सॉरी, मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, इसलिए बार बार खांसी आ रहा था। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम्स इज फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम जेनस एंड द सेकेंड टू लेटर कम फ्रॉम द स्पीसीज द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम हुइच दे आर आइसोलेटेड। मतलब कि आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझोगे। इको आर फर्स्ट जो है उसका जो नेम है वो कहाँ से आता है? पहला जो ई है ये आता है एस्चेरिया कोलाई से, एस्चेरिया से मतलब जेनास से। अब जो सी ओ है, ये जो सेकेंड टू वर्ड है, जिस भी स्टिक्सन इंजन ले लो उसके अंदर जो सेकेंड दो वर्ड है वो आता है स्पीसीज से। और आर आता है उसका ऑर्डर ऑफ, वो जो आर आता है उसका ऑर्डर से आता है। और जो मतलब सॉरी आर जो आता है उसका स्ट्रेंथ से आता है। और जो रोमान रोमान नंबर्स है वो इंडिकेट करता है इसका ऑर्डर, हुइच एंजाइम आर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया, तो कुछ भी गलत बोल दूँ तो थोड़ा तुम देख लेना। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियेजेस। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बिलोंग होता है। न्यूक्लियस का तीन टाइप है। न्यूक्लियस है, एक है एक्सोन्यूक्लियस, एक है एंडोन्यूक्लियस, एक है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दीज आर ऑफ टू काइंड, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को सेम ले लिया है, तो हम एनसीईआरटी में जो है वही पढ़ेंगे। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। मतलब कि मैं तुमको दिखाता हूँ, जो एक्सोन्यूक्लियस है वो डीएनए का कोई एक स्ट्रैंड का कोई भी स्थान पर काट कर सकता है। जैसे कि ए एक रेस्ट्रिक्शन एक एक्सोन्यूक्लियस है, ये ए और जी के बीच में काट कर सकता है। बी इस स्ट्रैंड पर ए और टी के बीच में काट कर सकता है। सी टी और सी के बीच में काट कर सकता है। इनका कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि दोनों स्ट्रैंड पर ही काट करेंगे, ये कोई एक स्ट्रैंड पर ही काट लगाते हैं। तो ये है एक्सोन्यूक्लियस। और जो एंडोन्यूक्लियस है वो मेक कार्ड्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। ये डीएनए का टू पार्ट में ही हम इसमें देखेंगे कैसे काम करता है। डीएनए का टू स्ट्रैंड में ही स्पेसिफिक लोकेशन पर ही काट करेगा। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है वो डीएनए का जो सीक्वेंस है उसको लेंथ को इंस्पेक्ट कर ही काम करता है। वन इट फाइंड इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, इट विल बाइंड टू डीएनए एंड काट ईच ऑफ द स्ट्रैंड। हर दो स्ट्रैंड को ही काट लगाएगा ऑफ द डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पोजीशन इन देयर सुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये कहाँ पर कट लगाता है? सुगर फॉस्फेट का जो बैकबोन है डीएनए के अंदर वहाँ पर कट करता है। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक रिकॉग्नाइजेस द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। मैंने जो पहले बोला था पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? हम GATTC हमने सपोज 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ा है, GATTC। अब हम यहाँ पर 5 प्राइम होगा, यहाँ पर 3 प्राइम होगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर दें तो हम पढ़ेंगे GAATTC, सेम हो ना, तो इसको कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब ये कैसा एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसा काम करता है देख लेते हैं। द एंजाइम काट बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइड। अब जी और ए के बीच में ही काट किया है वेक्टर डीएनए का। ये जो प्लाज्मिड का डीएनए है, वेक्टर डीएनए मतलब प्लाज्मिड का जो डीएनए है उसका जी और ए के बीच में ही दोनों स्ट्रैंड में कट लगाया है। ये सीक्वेंस रहना चाहिए, सिर्फ जी और ए देखकर नहीं होगा, ये सीक्वेंस भी होना चाहिए। और जो अब इको आर फर्स्ट कार्ड्स डीएनए बिटवीन बेसेस G and A only when the sequence GAATTC is present in the DNA। मतलब कि सब GAATTC जब प्रेजेंट रहेगा तो G और A के बीच में ही काट लगाया। फॉरेन डीएनए पर भी वही G और A के बीच में ही काट लगाया है। यहाँ पर इंसेट में थोड़ा गलत दिया हुआ था कि A और A के बीच में, ये नहीं होगा, G और A के बीच में ही काट लगाएगा। तब ये जो काटने के बाद ये जो
एंड मिला हमको, यह है स्टिकी एंड, मतलब कि ये खुद ब खुद ही जुड़ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आ जाएगा तो ये खुद ब खुद ही जुड़ जाएगा। अब डीएनए फ्रैगमेंट जॉइन एट स्टिकी एंड्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। यहाँ पर जो वेक्टर डीएनए था और जो फॉरेन डीएनए था उसको जोड़कर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। अब ये था स्टेप्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन। अब देख लेते हैं ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, ये यहाँ पर बता रहा है। डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम्स आर? देयर आर ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड्स व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जैसे कि मलयालम, ए मलयालम, हम यहाँ से भी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे मलयालम। As against a word palindrome where the same word is read in both directions, the palindrome in DNA is sequence of base pairs that read same on two strands when orientation of reading kept same। हमको यह भी ध्यान में रखना है कि रीडिंग का जो ओरिएंटेशन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम होना चाहिए। अगर हम 3 प्राइम से 5 प्राइम पढ़ते हैं तो हमको 3 प्राइम से ही 5 प्राइम भी पढ़ना पड़ेगा, तभी सीक्वेंस सेम रहेगा। For example, the following sequence reads the same on two strands in 5 prime to 3 prime direction. This is also true for if read in 3 prime to 5 prime direction। हमने जिस स्ट्रैंड में भी जिससे भी शुरू किया है ऑपोजिट स्ट्रैंड में उस प्राइम से ही शुरू करना है हमको। Restriction enzyme cut the DNA of DNA a little away from the center of palindrome sites। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सेंटर है, इस सेंटर से कुछ दूरी पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट किया है, तो यही बता रहा है यहाँ पर। दिस लीव्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट एंड्स। ये जो पोर्शन है ये तो सिंगल स्ट्रैंडेड है ना, एंड में जो ये पोर्शन है सिंगल स्ट्रैंडेड है, यही बता रहा है। देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड्स ऑन ईच स्ट्रैंड। वो जो सिंगल जो पोर्शन है डीएनए का, वो जो एंड है उसको, वो जो ओवरहैंगिंग स्ट्रेच है उसको हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देयर कॉम्प्लीमेंटरी काउंटर पार्ट्स। अब जो इसका और इसका जो दोनों तो अपने आप का कॉम्प्लीमेंटरी है, टी टी इसके अपोजिट है ए, तो ये तो कॉम्प्लीमेंटरी हो गया, तो ये अपने आप हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर स्टेबल हो जाएंगे। ये दो डीएनए जब जोड़ेंगे तो ये अपने आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, तो इसलिए हम इनको स्टिकी एंड कहते हैं। दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। अब हम डीएनए लाइगेज दे दें तो ये काम और भी बहुत अच्छे से एक्यूरेसी के साथ हो जाएगा। Restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecules of DNA, which are composed of DNA from different source or genomes। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज करते हैं क्योंकि हमको जेनेटिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, मतलब कि वेक्टर के साथ फॉरेन डीएनए को जोड़कर। इस चैप्टर में सिर्फ यही है कि वेक्टर के साथ फॉरेन डीएनए को कैसे जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद क्या होगा, कैसा वो काम करता है, वही है। When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragment have the same kind of sticky ends, and these can be joined together end to end using DNA ligase। तो ये इसमें भी जो लिखा है वही लिखा है। अब फॉरेन डीएनए लिया गया है और वेक्टर डीएनए और प्लाज्मिड भी लिया गया है। अब सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब कि ये सेम जहाँ पर सेम सीक्वेंस मिलेगा इनको वहाँ पर ही काट करेगा, ठीक है। जब यहाँ पर सेम सीक्वेंस मिल गया तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काट कर दिया। अब लाइगेज क्या करता है, इसको ज्वाइन करता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। रिकॉम्बिनेंट मतलब हमने इस प्लाज्मिड के ऊपर छेड़छाड़ करके इसके अंदर फॉरेन जीन को डाल दिया। अब इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि इसको हम बैक्टीरियल सेल में, जहाँ से इसका जो प्लाज्मिड, जहाँ से हमने इस प्लाज्मिड को कलेक्ट किया है उस बैक्टीरिया के अंदर हम डाल देंगे। अब हमने इकोलाई के अंदर डाल दिया। अब सेल तो डिवाइड करेगा फिशन से, तो वो ये इसको हम बोलेंगे क्लोनिंग होस्ट, तो ये अपना क्लोन बना देगा यहाँ पर। अब हम बढ़ेंगे
कि you have realized that normally unless one cut the vector and the source DNA with the same restriction enzyme the recombinant vector molecule cannot be created। मतलब ये बोल रहा है कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं काट करोगे तो हर एक का सीक्वेंस अलग है, हर एक अलग अलग सीक्वेंस पे कट करता है तो वो स्टिकेंड नहीं फॉर्म होगा ना। अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकेंड तो फॉर्म होगा बट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा एक दूसरे का, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनेगा। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, the cutting of DNA by restriction endonuclease result in the fragments of DNA। restriction enzyme fragment बनाता है DNA का। These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के मतलब माध्यम से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। सिंस डीएनए फ्रैगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स एनोड। एनोड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज, तो नॉर्मली डीएनए का टेंडेंसी रहेगा एनोड की तरफ मूव करना अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम एक बैटरी को इस साइड में जोड़ दें तो एनोड मतलब कि कैथोड से एनोड की तरफ डीएनए का मूवमेंट होगा। इन द मीडियम, इन ए मीडियम के अंदर ही वो मूवमेंट कर सकता है। जैसे कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स और मीडियम इज एगारोज व्हिच इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। सीवीड्स से हम एगारोज मिलता है, जबकि रेड एल्गी से हमने पढ़ा था ना जो एगारोज मिलता है। तो इस एगारोज ही मीडियम के जैसे यूज होता है जिसके अंदर डीएनए मूव करेगा एनोड की तरफ। द डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेट और रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिसका जितना बड़ा साइज होगा वो इतना पीछे रहेगा, क्योंकि जिसका बड़ा साइज होगा उसका उसमें फोर्स ज़्यादा लगना पड़ेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा, और जो छोटा है वहाँ कम फोर्स लगाओ तब भी वो आगे मूव कर जाएगा। तो ये जो सेपरेट होता है ये अकॉर्डिंग टू देयर साइज होता है थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एगारोज जेल। हेंस द स्मॉलर फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। जितना छोटा साइज होगा, अब देख सकते हैं यहाँ पर वेल्स है जहाँ पर डीएनए डाला गया था। अब यहाँ पर जो बड़ा डीएनए है वो बहुत पीछे है, जो छोटा डीएनए है वो बहुत दूर चला गया, मतलब कि एनोड के बहुत पास चला गया है, क्या अपना वेल और कैथोड से बहुत दूर चला गया। तो जितना छोटा साइज होगा वो फार्दर बहुत दूर मूव करेगा। The separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with compound known as ethidium bromide। हम डीएनए को खाली आंख में नहीं देख सकते, उसके लिए हमको इथिडियम ब्रोमाइड डालना पड़ेगा डीएनए के ऊपर और यूवी लाइट का भी एक्सपोजर देना पड़ेगा। यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रैगमेंट्स इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। आपको स्टेनिंग भी करना पड़ेगा इथिडियम ब्रोमाइड से और आपको यूवी रेडिएशन भी डालना पड़ेगा। आप खाली आंखों से नहीं देख सकते हैं डीएनए को। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए इन अ इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। जब यूवी लाइट इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन्ड है और हमने यूवी लाइट भी डाली है, तब जो बैंड हमको दिखेगा वो ऑरेंज कलर का दिखा। डीएनए का जो बैंड दिखेगा हमको वो ऑरेंज कलर का दिखेगा। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece। The step is known as elution। मतलब इल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो बैंड सेपरेट हुआ है उसको हम काट कर लेंगे। मतलब कि एगारोज जेल को लेकर, मतलब कि इस मीडियम पे जैसे हम केक काटते हैं ना, वैसे ही हम इसको भी एगारोज जेल से अलग कर लेंगे। इसको हम कहते हैं इल्यूशन। द डीएनए फ्रैगमेंट्स प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम इन विथ क्लोनिंग वेक्टर। अब जो हमको ये जो डीएनए फ्रैगमेंट मिला है इसको हम वेक्टर के साथ जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे और जो मतलब कि वेक्टर का क्लोनिंग करेंगे। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर। तो मेरा गला थोड़ा ख़राब है इसलिए मैं अभी ये कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो आपको जैसा भी लगा है, अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और आपका दोस्त को भी फॉरवर्ड कर देंगे। मैंने मेरा बेस्ट देने का कोशिश की है। मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है, मैंने पहले भी बताया था।
अगर आपको बेनिफिट मिला तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं फिर से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अब क्लोनिंग वेक्टर से हम बाद में पढ़ेंगे। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ये क्लोनिंग वेक्टर से जो पार्ट है ना, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है। हम इसको अलग पढ़ेंगे एक दिन, और ये जो पोर्शन है मतलब इतना तक हम पढ़ेंगे, और ये जो पोर्शन है ये हम अलग पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। ऑल द बेस्ट।